हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारे लास्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 7 या कहो यूनिट नंबर 7 जो थी हमारी क्या 2D यानी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसकी हमने वीडियो 2 कंप्लीट की थी। ठीक है, वीडियो 2 जिसमें कहाँ तक 20 तक क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज से हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट। देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है, उस वृत्त की त्रिज्या जो x प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर द्वारा निरूपित वृत्तों को स्पर्श करता है होगी। यानी कि वह कॉमन वृत्त की त्रिज्या पूछी है जो इस समीकरण द्वारा निरूपित वृत्तों को क्या करे, स्पर्श करे। तो देखो, गिवन इक्वेशन इज x प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 1। इससे कितने वृत्तों के समीकरण संभव है? 4। कैसे? नंबर 1, दोनों जगह मैं क्या ले लूँ? प्लस ले लूँ। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 1 और केंद्र क्या होगा? -1,1। तो -1,1 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। नंबर 2 पे क्या बनेगी? x माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों जगह क्या ले लिया मैंने? माइनस बराबर 1। तो त्रिज्या कितनी होगी? 1 और केंद्र क्या हो जाएगा? 1,1 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नंबर 3 पे यहाँ प्लस ले लिया, यहाँ माइनस, तो त्रिज्या क्या होगी? 1 और केंद्र क्या होगा? -1,1। तो यह जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट वाला, ये वाला वृत्त। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर यहाँ ले लिया माइनस और यहाँ ले लिया प्लस, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी? 1 और केंद्र क्या आ जाएगा? 1,-1 यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट। ठीक है, तो चारों क्वाड्रेंट में 4 सर्कल बनेंगे और सभी की त्रिज्या क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, केंद्र सबके अलग अलग है, केंद्र के निर्देशांक। इनको ग्राफ पेपर पर बनाने पर ये बना दिया मैंने इनको यहाँ पर। तो अंदर वाला वृत्त की त्रिज्या जो सभी को स्पर्श करता है। अब ये वाला जो अंदर वाला वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या निकालनी है मुझे। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 है, इकाई। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखूँ, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी भी कितनी है? 1, यानी कि त्रिज्या के बराबर। और यही दूरी यहाँ की भी है, तो यानी कि ये अगर इसका मान इकाई है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान भी क्या होगा? इकाई। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी आपकी? √2 टोटल। ठीक है, अब ये √2 में से अगर मैं 1 घटा दूँ तो मुझे ये वाली दूरी मिल जाएगी, ये वाली अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या। तो देखो, अंदर वाला वृत्त की त्रिज्या जो सभी को स्पर्श करता है क्या आएगी? √2-1। और बाहर वाला वृत्त की त्रिज्या जो सभी को स्पर्श करता है, यानी कि ये जो देखो, इसने तो इसका मान पूछा था अंदर वाले का, तो वो क्या आ रहा है? √2-1। तो अपना आंसर तो क्या हो गया? √2-1। ठीक है, निरूपित वृत्तों को स्पर्श करता है। हाँ ठीक है, अब इसने यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली पूछी है कि वृत्त की त्रिज्या जो द्वारा निरूपित वृत्तों क्या करता है? स्पर्श करता है। अब इसने देखो, ये वाला जो है ये भी स्पर्श कर रहा है इनको वृत्तों को, और जो बाहर वाला है ये भी स्पर्श कर रहा है चारों वृत्तों को। तो वो इस वाले की भी त्रिज्या मान सकता है और बाहर वाले की भी मान सकता है। तो अंदर वाले की तो क्या आ रही है? √2-1, और बाहर वाले की क्या आएगी? √2+1। ठीक है, तो यहाँ √2+1 इसने ऑप्शन में दिया नहीं है, तो √2-1 क्या हो गया? आपका सही आंसर हो गया। अगर वो ऐसे भी पूछ सकता था क्वेश्चन को कि 2 वृत्त बनेंगे स्पर्श करने वाले, है ना, तो ऐसे पूछ सकता था कि बाहर वाला जो वृत्त है, यानी कि जो ऐसा वृत्त जो इन चारों वृत्तों को अपने अंदर समाविष्ट करता हो, उसकी त्रिज्या बताओ। या फिर ऐसा वृत्त जो इन चारों वृत्तों के बीच में या मध्य में बनता हो, उसकी त्रिज्या बताओ, ऐसे भी पूछ सकता था। तो ये दोनों रिजल्ट जो है आपको चाहे तो आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि जनरल इक्वेशन है। ठीक है, और ये रिजल्ट भी कुछ मतलब ठीक रिजल्ट है, ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, तो √2-1 इकाई ये तो हो जाएगा अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, और बाहर वाले की हो जाएगी √2+1 इकाई या यूनिट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। यदि A 0,3, B -2,0, C 6,1 किसी त्रिभुज ABC के क्या है? शीर्ष है, तथा बिंदु P है 2x, x कोई बिंदु है, तब A तथा P भुजा BC के एक ही तरफ होंगे, जबकि यानी कि किस कंडीशन के लिए होंगे? गिवन पॉइंट्स आर A 0,3, B -2,0 और C 6,1। इनको कहाँ बना दिया? ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने पर ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। ठीक है, A, B और C बिंदु बना दिए। बिंदु A है 0,3, बिंदु B है -2,0 और बिंदु C क्या है? 6,1। अब यहाँ भुजा का समीकरण लिख रहे हैं अपन। तो कौन सी भुजा की बात कर रहा है? ये BC भुजा की।
तो बिंदु बी और ये सी रहा, ठीक है। और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं हम, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस एक्स वन और ये इनटू में x माइनस एक्स वन, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर x1 y1 किसी को मान सकते हो आप, इसको भी x1 y1 मान सकते हो, इसको भी x1 y1 मान सकते हो, किसी भी एक को मानकर समीकरण लिख लो, समीकरण सेम ही आएगा। समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब बिंदु a 0,3 समीकरण में रखने पर, ठीक है, तो ये बिंदु 0,3 था, इसको मैंने कहाँ पुट किया, समीकरण में। तो मुझे क्या मिला, 24 माइनस 2 यानी कि 22 या 22, जो कि क्या है मेरा धनात्मक यानी ग्रेटर देन 0 है। अब चूंकि ये इसने बोला है कंडीशन की एक ही तरफ होने चाहिए, तो यानी कि जो चिन्ह मुझे ये वाला मिला वही चिन्ह बिंदु P को रखने पर भी प्राप्त होना चाहिए। यानी कि बिंदु P को अगर मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो मुझे कैसी राशि मिलेगी, ग्रेटर देन 0। इसी को अगर आगे लेकर चलेंगे तो फाइनली क्या आएगा, x ग्रेटर देन 1/3। तो कौन सा समीका सत्य होगी, आपकी सेकंड वाली असमीका या सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। बिंदु a कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा कोमा a साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो लेट x बराबर ये रहा, y बराबर ये रहा, दोनों का वर्ग किया, जोड़ दिया, ठीक है। वही आपको पता होगा ही सही, इसका होल स्क्वायर खोला, इसका होल स्क्वायर खोला, ये दो समान पत्ते मतलब विपरीत चिन्ह के पत्ते कट गए और कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेके 1 बन गया। तो इक्वेशन क्या मिली, ये, ठीक है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, एक वृत्त के समीकरण को। तो ये किस पर स्थित होंगे, एक वृत्त पर स्थित होंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax तथा x स्क्वायर बराबर 4by पर खींचे गए उभयनिष्ठ अभिलंबों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो y स्क्वायर बराबर 4x के अभिलंब का समीकरण अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखना होगा, y बराबर mx माइनस am क्यूब माइनस 2am, ये जनरल इक्वेशन है, आपको ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के अभिलंब का समीकरण x बराबर एम डैश वाई माइनस बी एम डैश क्यूब माइनस 2bm डैश, ये भी आपका क्या है, जनरल इक्वेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पर ये ध्यान रखना कि ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के लिए है और ये y स्क्वायर बराबर 4x के लिए है, दोनों के लिए अलग अलग ध्यान रखना होगा आपको। तो इसी को थोड़ा सा मैनेज किया तो y बराबर करके लिखा मैंने, तो समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब इनकी 1 और 2 की क्या करनी है मुझे, तुलना। तो तुलना करने पर मुझे एक संबंध तो ये मिलेगा और एक ये वाला मिलेगा, ये थोड़ा m बराबर 1/m डैश स्मॉल में है दोनों ये, ठीक है। उसके बाद इसी संबंध को मैं आगे लेकर चला तो मुझे m में कितने घात का समीकरण मिलेगा, 5 घात का, जो कि क्या है 5 घात का समीकरण है, जिसके अधिकतम कितने मान संभव है, 5 मान संभव है। परंतु वास्तविक रूप से दो परवलयों के लिए एक ही उभयनिष्ठ अभिलंब क्या है, संभव होगा। अब आपको ये 5 मान क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि देखो काल्पनिक जो मूल होते हैं ना, काल्पनिक मूल हमेशा किस में होंगे, हमेशा युग्म में होते हैं, युग्म में होते हैं। जैसे अगर एक काल्पनिक मूल अगर आपका जैसे ऐसा आया 1 प्लस रूट 3, तो दूसरा क्या आएगा 1 माइनस रूट 3, और हमेशा युग्म के रूप में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक मूल 1 प्लस रूट 3 हो गया और दूसरा मूल वास्तविक हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। या तो दोनों क्या आएंगे, काल्पनिक आएंगे या आएंगे ही नहीं। तो एक तो ऐसा काल्पनिक जैसे a प्लस माइनस आयोटा b ऐसा बना होगा आपका, सॉरी मैंने परी में बना दिया, अपरी में बना दिया, आयोटा भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। a प्लस माइनस आयोटा b और दूसरा मान लो x प्लस माइनस, सॉरी x तो नहीं होगा, p प्लस माइनस आयोटा q। मान लो ये 4 मूल इस प्रकार के आपके काल्पनिक प्राप्त होंगे कौन सी वाली समीकरण के लिए, इसके लिए। और एक क्या होगा वास्तविक मूल, जो कि क्या होगा उभयनिष्ठ अभिलंब का मान हो जाएगा। और आप प्लॉट करके भी देख सकते हो कि उभयनिष्ठ अभिलंब कितने बनेंगे। देखो y स्क्वायर बराबर 4x, तो y अक्ष को स्पर्श करता हुआ आपका ये परवलय बन जाएगा, और x स्क्वायर बराबर 4by, तो x अक्ष को स्पर्श करता हुआ ये बन जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक ही बनेगी, ये वाली, ठीक है। तो इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लिए एक ही अभिलंब होगा, उभयनिष्ठ अभिलंब, ठीक है। तो एक ही अभिलंब संभव होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, एक ही उभयनिष्ठ अभिलंब संभव है। जब क्या इसने ये, हाँ देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक ही उभयनिष्ठ अभिलंब संभव है, लेकिन इसने क्या पूछा है, खींचे गए उभयनिष्ठ अभिलंबों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। यानी कि
अधिकतम कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो अधिकतम तो कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, क्योंकि 5 घात का समीकरण है, पर उसमें से 4 तो क्या है आपके काल्पनिक है, ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन वो अगर इसमें वो ऑप्शन में किसी ऑप्शन में मान लो वो 1 लिख देता, ठीक है, तो 1 लिखते आप उसी को क्लिक करते, मतलब उसी को राइट करते, तो क्योंकि जो कि क्या हो जाता गलत। पर इसने पूछा क्या है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम तो कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप में कितने विद्यमान होंगे, वास्तविक रूप में आपके सिर्फ एक ही विद्यमान होगा, कितने, एक ही विद्यमान होगा, जबकि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 5। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। इसमें आप निकाल के भी इस क्वेश्चन को गलत कर सकते थे अगर वो ऑप्शन थोड़ा सा ये यहाँ पे एक भी डाल देता तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, 4th वाला। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 25। यदि रेखा x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, वक्र एक्स वाई बराबर 1 पर क्या हो, अविलंब हो, तो कौन सा संबंध सही है। गिवन कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो मुझे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, जो कि है माइनस वाई बाई एक्स, जो कि क्या है मेरी स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या है, माइनस वाई बाई एक्स, तो अभिलंब की क्या आ जाएगी, माइनस का गुणा करो और अंश को हर में परिवर्तित कर दो, तो क्या आ गया, एक्स बाई वाई। अब बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण लिख लेंगे, जो कि क्या होगा, y माइनस वाई वन, और प्रवणता अभिलंब की ले ही लेंगे, तो x माइनस एक्स वन, समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगी। अब 2 और 1 किसके समीकरण है, दोनों अभिलंब के हैं, तो तुलना कर लेंगे, ये 2 और समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 ये रहा आपका, ठीक है। 2 और 1 क्या है, अभिलंब के समीकरण है, तो इनकी तुलना करने पर तो x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसी को मैंने वापस ऐसे लिखा, तो a और b के ये मान मिल गए। फिर बिंदु x1 y1 किस पर स्थित है, वक्र पर, तो अतः x1 y1 बराबर क्या आ जाएगा, 1, तो x1 का मान 1 अपॉन y1 या y1 का मान 1 अपॉन x1, तो यहाँ से x1 का मान ये मिलेगा और y1 का मान ये मिलेगा। अब x1 y1 बराबर 1 है, तो इसी को मैंने वापस यहाँ पुट कर दिया, जो कि 1 के बराबर है, और किसके बराबर है, जो कि इससे बड़ा है 0 से। तो यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी लिखा हुआ है ना, ये सब आपका क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा, यानी कि धनात्मक होना चाहिए। अब धनात्मक होने के लिए देखो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर, वाई वन स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर, ये दोनों तो क्या होंगे, धनात्मक होंगे, ठीक है। और ये भी क्या होगा, ये वाला कोष्टक भी क्या होगा, धनात्मक। तो मुझे देखना किसको है, सिर्फ ए सी और बी और सी को। अब देखो a बटा सी इंटू माइनस बी बटा सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a बटा सी स्क्वायर हो गया और इंटू माइनस बी ग्रेटर देन 0, ठीक। अब एक काम करते हैं, ये माइनस चिन्ह को अलग से लिख लेते हैं, थोड़ा आपको दिखेगा नहीं, ये मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ थोड़ा मेरा इमेज आ रहा होगा, a बटा सी इंटू माइनस बी बटा सी ग्रेटर देन 0। तो इस माइनस को मैंने बाहर लिख लिया और a इंटू बी नीचे हो गया, और नीचे क्या हो गया, सी स्क्वायर और ग्रेटर देन 0। अब देखो सी स्क्वायर हो गया ना, तो ये स्क्वायर है, तो ये वर्ग तो कभी नेगेटिव होना नहीं है, तो इसको तो भूल जाओ। देखेंगे किसको, सिर्फ a इंटू बी को, ग्रेटर देन 0। इस पूरी क्वांटिटी का मान क्या होना चाहिए, धनात्मक। कब होगा, जब a इंटू बी का मान क्या है, नेगेटिव आए, तो वो नेगेटिव और ये बाहर वाला नेगेटिव दोनों गुणा होकर क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। तो अब ये a इंटू बी नेगेटिव कब हो, जब या तो a आपका नेगेटिव हो या b नेगेटिव, दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। तो या तो a ग्रेटर देन 0 हो, b लेस देन 0 हो, या a लेस देन 0 हो या b ग्रेटर देन 0 हो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखो इसमें a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0, और दूसरा ऑप्शन भी दिया है इसने, a लेस देन 0 या b ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका जरूर डिलीट हुआ होगा, या फिर इसका आंसर डिलीट तो हुआ होगा ये पक्का, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं अपने पेपर में, तो इसके दोनों आंसर मेरे सॉरी यहाँ पे या लगा रखा है ना इसने, अलग ऑप्शन नहीं है, या लगा रखा है, एक ही ऑप्शन है आपका, ये थर्ड ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारा सही आंसर, ये अलग ऑप्शन था, ये अलग था, ये अलग था, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। माना रेखाओं ax प्लस बी वाई माइनस ए बराबर 0, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस बी बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, P है। एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है 1,0 P से गुजरता है। इस वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा x अक्ष को बिंदु D,0 पर मिलती है, तो D का मान क्या होगा। देखो रेखाएं हैं दो, ax प्लस बी वाई माइनस ए बराबर 0 तथा bx माइनस ए वाई प्लस बी बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु P है।
अब मान लो दो रेखाएं थी कोई जिनका प्रतिच्छेद बिंदु ये P था, ठीक है, जो कि किस पर स्थित था, एक वृत्त पर, और उस वृत्त का केंद्र क्या था, C, जो कि कितना था 1,0। ये दे दिया उसने बिंदु P, और P नहीं दिया था, सॉरी, उसने C के निर्देशांक दिए थे। तो दी गई लाइनें दी थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन रेखाओं में a बराबर 1 और b बराबर 1 रख लिया कैलकुलेशन के हिसाब से। तो दी गई रेखाएं मुझे ये और ये मिल गई। अब इनको हल किया मैंने तो x बराबर 0 और y बराबर 1 मिला। तो यानी कि इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो कि क्या है बिंदु P, उसके निर्देशांक क्या मिले 0,1, ये आ गए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ PA और PC क्या है, दोनों लंबवत हैं। तो PA ये वाली लाइन और PC दोनों क्या है लंबवत, और मेरे पास तीनों के निर्देशांक हैं। तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा -1। तो प्रवणता कैसे लिखेंगे निर्देशांकों की, जैसे दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है आपकी y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है। तो उसी से मैंने यहाँ प्रवणताएं लिख दी दोनों की, और बराबर किसके -1 के। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या प्राप्त हुई -1। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, O00, A 6,0, B 0,4 क्या है, तीन बिंदु है। यदि बिंदु P चलित बिंदु इस प्रकार है कि त्रिभुज POB का क्षेत्रफल सदैव त्रिभुज POA के क्षेत्रफल से क्या है दुगना है, तो बिंदु P का बिंदु पथ पूछा है इसने यहाँ पर। तो देखो सॉल्यूशन देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बिंदु O के निर्देशांक, A के निर्देशांक और B के निर्देशांक। माना बिंदु P के निर्देशांक क्या ले लिए x1 y1, तो त्रिभुज POB का क्षेत्रफल देखना P O और B, एक को हटा दिया, तो POB के लिए तीनों ले लेंगे। तो P के लिए x1 0 और 0 ये आ गया, फिर y1 0 और 4 ये आ गया, और 1 1 1। यहाँ से मुझे एरिया निकालूंगा मैं, तो ये फॉर्मूला लगा दिया, सारणिक को हल किया तो क्या आया 2x1। उसके बाद त्रिभुज POA का क्षेत्रफल P ये रहा, O ये रहा और A ये रहा, वापस में सारणिक में रखेंगे 1/2 विस्तार करेंगे, कितना आएगा 3y1। मोड लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल आपका क्या होता है धनात्मक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल POB बराबर है 2 इंटू ट्राइंगल ऑफ POA के। सब वैल्यू पुट कर दिया तो x बराबर क्या मिला 3y, एक रिलेशन मिला। अब 4 समीकरण दिए हैं, चारों में मैंने इस संबंध को सेटिस्फाई कराऊंगा, तो पहले ही ऑप्शन में क्या होगा ये सेटिस्फाई हो गया, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, एक त्रिभुज की तीन भुजाओं के समीकरण दिए हैं, x माइनस 3y बराबर 0, 4x प्लस 3y बराबर 5, 3x प्लस y बराबर 0। तो सरल रेखा 3x माइनस 4y किससे गुजरेगी। अब त्रिभुज की दो भुजाएं x माइनस 3y बराबर 0 और 3x प्लस y बराबर 0 कैसे है लंबवत, कैसे देखा, क्योंकि x माइनस 3y बराबर 0, इसकी प्रवणता क्या आएगी m1 माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक, ठीक है, जो कि कितनी आई 1/3, और 3x प्लस y बराबर 0, इसके लिए प्रवणता m2 कितनी आएगी माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक, कितनी आई -3। m1 और m2 का अगर आप गुणनफल करोगे, m1 और m2 का गुणनफल करोगे तो क्या मिलेगा 1/3 इंटू -3, क्या मिला -1, ठीक है, -1 प्राप्त हुआ। तो यानी कि ये दोनों रेखाएं कैसी है लंबवत हैं। उसके बाद अतः इस त्रिभुज का लंब केंद्र इन भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु अर्थात दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएगा 0 0 होगा, जो कि 3x माइनस 4y पर क्या है स्थित है। तो ये किससे गुजरेगी, इसके लंब केंद्र से गुजरेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, वृत्त x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 22y प्लस c बराबर 0, वृत्त x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 8y माइनस d बराबर 0 की परिधि को क्या करता है समद्विभाजित। तो c प्लस d बराबर होगा किसके, दी गई समीकरण है समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। दोनों की मूलाक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा s1 माइनस s2 बराबर 0, तो दोनों को घटा लेंगे तो बराबर 0 कर दिया। उसके बाद वृत्त 2 का केंद्र, ठीक है, तो वृत्त सेकंड ये वाला वृत्त है, इसका केंद्र क्या होगा, कैसे लिखेंगे -g, -f, तुलना करके निकाल लो आप, तो ये आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला वृत्त दूसरे वृत्त की परिधि को क्या करता है समद्विभाजित, तो दूसरे वृत्त का केंद्र इसके किस पर स्थित होगा मूलाक्ष पर स्थित होगा, ठीक है। तो मूलाक्ष के समीकरण में सेटिस्फाई करा देंगे, तो इसको कहाँ रख दिया मैंने मूलाक्ष के समीकरण में सेटिस्फाई कराया, तो क्या मिला मुझे c प्लस डी बराबर 50। तो c प्लस डी की वैल्यू पूछी थी इसने, जो कि कितनी आई मेरे पास 50।
अगला है क्वेश्चन नंबर 30। यदि बी तथा सी परवलय वाई स्क्वायर बराबर एक्स के क्या है नाभीय जीवाखंड है तो कौन सा संबंध सही होगा। ये मैंने परवलय बनाया है, इसके दो बिंदु स्थित हैं ए और बी, ठीक है। और ये ए और बी इस प्रकार हैं कि इनको मिलाने वाली रेखा किससे गुजर रही है, परवलय की नाभि एस से गुजर रही है, ठीक है। तो नाभि जीवाखंड क्या होंगे, F1 और F2 क्या होंगे, नाभि लंब के सिरे या नाभि जीवाखंड। तो यहाँ परवलय क्या है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, इसकी तुलना मैंने मानक रूप से करी वाई स्क्वायर बराबर 4x से। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है मेरे पास a/4, ठीक है। तो परवलय का अर्ध नाभि लंब नाभि जीवा के खंडों का क्या होता है, हरात्मक माध्य होता है। ये रिजल्ट है, डायरेक्ट आप ध्यान रख सकते हो। तथा नाभि जीवा खंड क्या है, b और c है, ठीक है। तो इसने दे दिया है F1 F2 के मान क्या है, b और c है। तो 2 इंटू a/4 किसके बराबर होगा, हरात्मक माध्य यानी कि 2bc बटा b प्लस सी के। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4bc बटा b प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये थी हमारी टॉपिक नंबर 7 2D जो था उसकी वीडियो नंबर 3। यहाँ हमने कंप्लीट किए हैं क्वेश्चन नंबर 30 तक। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होगी इसी टॉपिक की वीडियो 4, ठीक है। उसमें भी लगभग हम 10 ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।